नमस्कार दोस्तों, मैं देवानंद यूपीपीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। यहां पर हम आई दृष्टि करंट अफेयर की बुक को बाइलिंगुअल लैंग्वेज में डिस्कस कर रहे थे और इसके टोटल 11th पार्ट आ चुके हैं। आज 12th पार्ट में हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और जिसके पास भी आई दृष्टि हिंदी की बुक है तो आज की वीडियो में 114 से 119 पेज तक कवर किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो की खास बात यह है कि इसमें रिपोर्टेज और इंडेक्सेस के बारे में डेटा दिया गया है, तो जो भी इंपॉर्टेंट डेटा होगा वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2024 ये कौन निकालता है? सबसे पहले मैं ये पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। तो कौन निकालता है? यूएनडीसा, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, उसके द्वारा रिपोर्ट निकाली जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। ये रिपोर्ट क्या करती है? इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड आंकड़ों को पब्लिश करती है। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या आंकड़े पब्लिश किए गए हैं और वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में। तो देखिए, इंडिया के कंटेक्स्ट में मैंने जो बुक में आप पढ़ रहे होगे तो बुक में लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। मैं आपको देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से याद कराने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन अगर आ जाए तो गलत ना हो। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि 2022 का आंकड़ा दिया गया था, इसमें 23 का आंकड़ा दिया गया था, 24 का आंकड़ा और 2025 का आंकड़ा दिया गया था और जीडीपी मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया गया था। तो 2022 में इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है? 7.7%, 2023 में 7.9%। तो मैं क्या याद रखनी है? 2024 और 25 की याद रखनी है। 2024 में इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी होगी? 6.9%। ये सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा है कि 2024 में इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी होगी? 6.9%। हमें ही याद रखना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं वर्ल्ड में 2024 और 25 में इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है तो 2.7%। तो हमें दो आंकड़े इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कि 2024 में इकोनॉमिक ग्रोथ 6.9% और वर्ल्ड में 2024-25 में कितनी ग्रोथ होगी? 2.7%। ठीक है, इसके अलावा आप एक आंकड़ा और याद रख सकते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में कि 2025 में कि यूएनडीसा की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्रोथ कितनी होगी? 6.6%। ठीक है, देखिए कुछ आंकड़े हैं याद करने हैं, एग्जाम में आता है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, बट मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से करा रहा हूं तो आपको हो सकता है याद हो जाएं चीजें। ठीक है, 2 बार वीडियो सुन लेना, याद हो जाएगा। बाकी इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप, जिसको पीडीएफ चाहिए वो वहां से डाउनलोड कर ले। अगले कुछ करंट अफेयर पे चलते हैं। इंडिया डेवलपमेंट अपडेट। इंडिया डेवलपमेंट अपडेट किसने निकाला है? वर्ल्ड बैंक ने निकाला है। तो देखिए इसका शीर्षक उस बुक में दिया गया है। आप लोग अगर बुक साथ में लेके पढ़ रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि उसका शीर्षक क्या लिखा हुआ है। क्लियर? अब 2023-24 का इन्होंने आंकड़ा प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया की ग्रोथ इंडिया डेवलपमेंट अपडेट के अकॉर्डिंग कितनी है तो 8.2%। 8.2% इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। बिजनेस रेडी रिपोर्ट। बिजनेस रेडी रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट निकालता था, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट पे आरोप लगे कि ये बहुत बाइस्ड है, कि कुछ कंट्री को फेवर करती है डेवलप कंट्री को और डेवलपिंग कंट्री का आंकड़ा ही खराब प्रस्तुत करती है। तो इस वजह से वर्ल्ड बैंक ने क्या किया? इस रिपोर्ट को पब्लिश करना बंद कर दिया। अब बिजनेस रेडी रिपोर्ट एक दूसरी रिपोर्ट निकाली। अब इस रिपोर्ट का काम क्या है कि किसी कंट्री में बिजनेस क्लाइमेट कैसा है। तो बेसिकली ये मात्रात्मक मूल्यांकन करती है, मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस करती है, क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करती है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मात्रात्मक मूल्यांकन। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले इस वर्ड को रख लें, कई बार एग्जाम में ऐसे लिखते इसमें ऐसे वर्ड काम में आ जाते हैं क्योंकि म से म शुरू हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। बिजनेस रेडी रिपोर्ट में 10 टॉपिक्स कवर किए गए हैं। तो हमें हर टॉपिक्स का नाम जानना जरूरी नहीं है, बट इतना याद रखना है कि किससे रिलेटेड है। तो किसी भी कंट्री में बिजनेस इजीली खोला जा सकता है कि नहीं खोला जा सकता, उसको कैसे संचालित किया जा रहा है, उसका कैसे विस्तार किया जा रहा है, या मार्केट पेनिट्रेशन कैसा है किसी कंट्री में, उन सब आंकड़ों को ऐसे 10 इंडिकेटर को लेके बिजनेस रेडी रिपोर्ट निकाली जाती है। तो हमें क्या याद रखना है इसमें कि बिजनेस क्लाइमेट को स्टडी करती है और कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है। ये किसकी जगह निकाली गई है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की जगह निकाली गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका पार्ट है? ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, अब इसमें कई सारे कंट्री जुड़ गए हैं। तो 9th कंट्री रिसेंटली जुड़ा है, अल्जीरिया। कब जुड़ा था? 31 अगस्त 2024 को। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये पूरी टेबल क्यों बना के दे दी है। तो देखिए कई बार एग्जाम में क्रोनोलॉजी अरेंज करने आ जाती है कि रिसेंटली न्यू डेवलपमेंट बैंक को किसने सीक्वेंस वाइज अरेंज किया, क्योंकि देखिए आई दृष्टि की बुक में बहुत सारा डेटा दिया होता है, जो इंपॉर्टेंट है, जिस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। ठीक है,
है। तो हमें ये याद रखना है कि सितंबर 2021 में बांग्लादेश ने ज्वाइन किया, उसके बाद अक्टूबर 2021 में यूएई ने ज्वाइन किया, फिर इजिप्ट ने ज्वाइन किया अक्टूबर 2023 में, फिर अगस्त में किसने ज्वाइन किया, अल्जीरिया ने ज्वाइन किया 2024 में। तो हमें याद रखना है पहले बांग्लादेश है, फिर यूएई है, फिर इजिप्ट है, फिर अल्जीरिया है। बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, अल्जीरिया, ठीक है, BUEA। या आप ऐसे भी रख सकते हैं कि वर्ल्ड का मैप मान लीजिए, वर्ल्ड का मैप है, ठीक है, बांग्लादेश यहां पर है, ठीक है, इंडिया के पास, उसके बाद क्या है, यूएई यहां कहीं होगा, और उसके बाद कहाँ है, इजिप्ट यहां कहीं होगा, और ऊपर अल्जीरिया होगा। तो इसी सीक्वेंस में आप ऐसे याद रख सकते हैं, थोड़ा एज्यूम भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि ब्रिक्स बैंक, ब्रिक्स जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है संघाई में। संघाई सिटी कहां पर है, चाइना में है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि ये संघाई क्या कोस्टल सिटी है, मतलब चाइना का कोस्टल सिटी है कि ये मेनलैंड के अंदर सिटी है, ठीक है। अगर आप संघाई पता करके बता सकते हैं तो बीजिंग भी बताना, बीजिंग क्या कोस्टल सिटी है या मेनलैंड का सिटी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनना कब था, तो बना था 2015 में बना था। अब देखिए, इसके लिए थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है न्यू डेवलपमेंट बैंक से, ठीक है ना। तो देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक कब बना था, 2015 में बना था। तो आपको एक डिक्लेरेशन याद रखना है, फोर्टलेजा, FORTLEZA डिक्लेरेशन, ठीक है। ये 2015 में हुआ था जहां तक मुझे याद है। इस डिक्लेरेशन के तहत न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था। ये 2014 में हुआ था शायद। ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी 2014 में, ब्राजील का एक शहर है फोर्टलेजा, वहां पे डिक्लेरेशन साइन हुआ और न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन हुआ था, ठीक है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक को 2015 में बना दिया गया था। तो यूपीएससी ने अपने 2015 के पेपर में पता है क्या पूछा था कि फोर्टलेजा डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है, ब्रिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी 2014 की फोर्टलेजा में। फोर्टलेजा कहां पे है, ब्राजील का सिटी है, ठीक है। 2014 या 15, एक बार कंफर्म करके कमेंट में बता देना। आगे चलते हैं, तो याद रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आगे चलते हैं, फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट। तो देखिए, बिम्स्टेक का फर्स्ट समिट हुआ है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 2024 का कहां हुआ, दिल्ली में हुआ। इसका उद्घाटन किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब देखिए, बिम्स्टेक समिट हमने याद कर लिया, दिल्ली में। अब हमें क्या याद रखना है कि बिम्स्टेक बना कब था, 6 जून 1997 को बना था। अब इसमें कौन कौन से कंट्री हैं, तो बहुत इजी है नाम याद करना। बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से आप लोग बताओगे कि टी से कौन सा कंट्री है। देखिए, जो भी क्वेश्चन पूछूं आप लोग कमेंट करके प्लीज बताया करिए, उससे लगता है कि आप लोग सुन रहे हो, ठीक है। तो टी से कौन सा कंट्री है आप बताओगे। एक तो क्या हो गया, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म भी जान लेते हैं, ये तो हमने कंट्री जान ली है, ठीक है। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, और टी से आप बताओगे। इसके अलावा 2004 में नेपाल और भूटान ने भी बिम्स्टेक को ज्वाइन किया। क्लियर। तो अब बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी आ जाती है। तो ये याद रखना है, पहली बार हुआ है, कहां हुआ है, नई दिल्ली में, ठीक है। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कौन निकालता है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, आईएमएफ निकालता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है, आईएमएफ। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। इसका टाइटल क्या है, इसने जो रिपोर्ट निकाली है, ग्लोबल इकोनॉमी इन अ स्टिकी स्पॉट। याद रखना, इंपॉर्टेंट है टाइटल भी। अब इन्होंने भी कुछ बताए हैं आंकड़े इंडिया से रिलेटेड और वर्ल्ड से रिलेटेड, तो मैंने आपको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। देखिए, ग्राफ के थ्रू याद करना आसान हो जाता है, जब भी आप खुद भी पढ़ो ना तो ग्राफ के थ्रू पढ़ो। आगे चलते हैं, तो इसमें बात की गई है कि 2022, 23, 24, 25 का आंकड़ा दिया गया है। तो मैंने आपसे कहा कि 24 का आंकड़ा आप याद रखिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अकॉर्डिंग इंडिया की ग्रोथ कितनी होगी, 7%। 7%। 25 में कितनी होगी, 6.5%। और वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड की ग्रोथ कितनी होगी, 3.2%। और 2025 में कितनी होगी, 3.3%। तो देखिए, ये आंकड़े आप वर्ल्ड का एक बार को भूल सकते हैं अगर नहीं याद हो रहा है, बट इंडिया का 24-25 का आप याद रखेंगे, 7 और 6.5%। और इतना तो आपको ऑटोमेटिकली पता है कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो उसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी रेदर देन वर्ल्ड से। तो वर्ल्ड की ग्रोथ रेट कितनी है, 3.2% 2024 में। क्लियर। आगे चलें, इसमें देखो ये चीज़ जरूर याद रखना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है, आईएमएफ निकालता है। क्लियर। अब आगे चलते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024, इसको कौन निकालता है, इसको भी यूएनडीसा के द्वारा निकाला जाता है। जैसा कि भाई मैंने आपको ऊपर भी बताया, यूएनडीसा एक और रिपोर्ट निकालती है, आप कमेंट करके बताएंगे। क्लियर। अब वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट पहली बार यूएनडीसा ने 1951 में निकाला। अब इन्होंने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर के यूपी पीसीएस ने अभी एक एग्रीकल्चर का एग्जाम कराया था, उसमें भी इससे क्वेश्चन आया था। बाकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो हो ही रहा है। एक बुक है पॉपुलेशन बॉम्ब,
अगर आप लोगों ने सुना हो। ये इस बुक को किसने लिखा है आप लोग ये बताएंगे, पॉपुलेशन बॉम्ब। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन बस इसलिए पूछता हूं, मुझे वीडियो बनाते समय जो भी क्वेश्चंस लगते हैं तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप लोगों ने भी सुने हैं। अगर आपने सुने हैं तो आप कमेंट करके उन्हें बताया करिए कि हाँ ये किसने लिखी है, तो ये बुक किसने लिखी है आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आंकड़े दिए गए, देखिए 2024 में इसमें कहा गया कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 8.2 बिलियन। इंपॉर्टेंट, 8.2 बिलियन। अगर मैं बात करूं 2080 में कितनी हो जाएगी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो 10.3 बिलियन। मैंने मैप के थ्रू दिखाया है, आप लोगों को ऐसे ही याद करना है और अपने नोट्स में ऐसे ही बनाना है, 8.2 बिलियन और 10.3 बिलियन। ठीक है, इसके अलावा और भी डेटा दिया गया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2024 में कितनी थी, 73.3 ईयर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एवरेजली एक बंदा, मतलब एवरेज निकालेंगे और किसी कंट्री का और कितने साल जीता है एवरेजली। ठीक है, तो 73.3 ईयर। ठीक है, तो वर्ल्ड की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 73.3 ईयर। इसके अलावा इसमें यह कहा गया कि 2070 में 65 साल, देखो इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा सुनो, 2070 में इसमें एक आ गया कि 65 साल से ज्यादा की उम्र के लोग, या 65 साल या उससे ज्यादा की उम्र के लोग कितने हो जाएंगे, 2.2 बिलियन। कितने, 2.2 बिलियन। और ये जो 18 साल के लोग हैं उनसे ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी 65 साल के लोगों की। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना। कब तक, 2070 तक ऐसा हो जाएगा कि ओल्ड एज मतलब 65 साल से ज्यादा के लोग ज्यादा हो जाएंगे रेदर देन बिलो 18 ईयर्स के। ठीक है, इसके अलावा यह कहा गया कि 2030 में क्या होगा कि 80 साल या उससे ज्यादा के लोग जो हैं, 80 साल से ज्यादा के लोग कितने हो जाएंगे, 265 मिलियन। और ये किससे ज्यादा हो जाएंगे, एक साल से कम के बच्चों की पॉपुलेशन कम होगी रेदर देन 80 साल के लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा होगी 2030 में। इसका आंकड़ा ये है। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे ये साइन ग्रेटर देन का बनाया है कि 80 साल की उम्र के लोग ज्यादा होंगे। क्लियर, ये तीनों आंकड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी, 73.3%। 2070 तक 65 साल से ज्यादा के लोग कितने हो जाएंगे, 2.2 बिलियन। 2030 तक 80 साल से ज्यादा के लोग कितने हो जाएंगे, 265 मिलियन। ठीक है, अब इससे क्या आप इन्फर निकाल सकते हो कि एजिंग बढ़ रही है, ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ रही है, एजिंग बढ़ रही है, और इसका मतलब वर्किंग पॉपुलेशन कम हो रही होगी। वर्किंग पॉपुलेशन मतलब 15 से 59 साल के लोग कम हो रहे होंगे। इनका जो बेसिकली लेबर फोर्स तो यही है ना, 15 से 59 साल के लोग, ये लोग कम हो रहे होंगे। और एजिंग बढ़ रही है मतलब डिपेंडेंसी बढ़ रही होगी। क्या बढ़ रही होगी, डिपेंडेंसी बढ़ रही होगी। और न्यू एंट्री मतलब नई लेबर फोर्स कम हो रही होगी। और रिटायर लोग ज्यादा हो रहे होंगे, रिटायर मतलब ओल्ड एज के लोग ज्यादा हो रहे होंगे पॉपुलेशन में। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। आगे चलते हैं, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2024 कौन निकालता है, कोर्स इरा इंस्टीट्यूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट कौन निकालता है, कोर्स इरा इंस्टीट्यूट। ठीक है, बेसिकली ये क्या बताता है, स्किल प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड आंकड़े पब्लिश करता है। बेसिकली स्किल प्रोफिशिएंसी का मतलब कौशल दक्षता। ठीक है, तो इसमें टॉप कौन करता है स्किल प्रोफिशिएंसी में, स्विट्जरलैंड। सबसे पीछे कौन है, सूडान। इसको भी देखो, मैंने आपको एक एटलीस्ट डायग्रामेटिक तरीके से पढ़ना ना इजी रहता है, याद रहती हैं चीजें। तो स्विट्जरलैंड ने टॉप किया, सूडान ने सबसे पीछे रह गया स्किल प्रोफिशिएंसी के मामले में। इंडिया क्या है, इंडिया 87वें नंबर पे है। तो इंडिया का याद रखेंगे कि 87वें नंबर पे कौन है, इंडिया है। स्विट्जरलैंड ने टॉप किया, सूडान ने सबसे बॉटम पे है। क्लियर, 87 रैंक हमको याद रखनी है। आगे चलते हैं डिटेल, और इसमें क्या बात की गई कि एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया की रैंक कितनी है, तो 17 रैंक है। वर्ल्ड में 87 है, अगर एशिया पैसिफिक में पूछा जाए तो 17वीं रैंक है। क्लियर, अगर मैं बात करता हूं स्टेट वाइज, तो स्टेट वाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचिए कि सबसे ज्यादा स्किल प्रोफिशिएंसी कहां होगी, आप सोचोगे केरल या साउथ इंडिया का कोई सिटी है, नहीं नहीं, सबसे ज्यादा पंजाब टॉप करता है, याद रखना पंजाब, फिर चंडीगढ़, ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल, फिर हरियाणा, फिर हिमाचल। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे आ जाएगा कि स्किल के मामले में टॉप 3 स्टेट कौन से नहीं है विद यूनियन टेरिटरी, तो पंजाब, चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ये सीक्वेंस याद रखना। मैं कई बार आपको याद करने का तरीका भी बता चुका हूं। मान लो ये इंडिया का मैप है, जल्दी जल्दी बना दिया मैंने। ठीक है, अब यहां पंजाब कहीं होगा, यहां चंडीगढ़ होगा, फिर यहां कहीं वेस्ट बंगाल होगा, फिर लौट के फिर हरियाणा पे आ गए, फिर ऊपर हिमाचल प्रदेश पे चले गए। तो इस तरीके से आपको कुछ कुछ बनाना है अपने आप से, ठीक है, जिससे चीजें याद हो जाएं। एक बार मैपिंग खुद से कर लोगे ना रफ पे भी, तो भी आपको याद हो जाएगा। इंडिया की रैंक कितनी है, यूपी की रैंक कितनी है स्किल में, 13 है, और बिहार की कितनी है, 16 है। बिहार वाले बिहार की याद रखें, यूपी वाले यूपी की याद रखें, या जो दोनों दे रहे हैं वो दोनों याद रखें। ठीक है, आगे चलते हैं, और ये याद रखना इंडिया की रैंक वर्ल्ड में कितनी है, 87।
अगले उस पर चलते हैं, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2024, ये कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2024 की रिपोर्ट किसने निकाली? वर्ल्ड बैंक ने। इसमें बेसिकली क्या होता है, रिमिटांसेस से रिलेटेड बात की जाती है कि किसी कंट्री में रिमिटांसेस कितना आ रहा है और जा रहा है, मतलब अंतः प्रवाह और बाह्य प्रवाह दोनों की बात की जाती है। ठीक है, रिमिटांसेस आप लोगों को पता होगा, मान लो इंडिया का कोई वर्कर बाहर जाके काम कर रहा है और अपने गरीब माँ बाप के लिए जो पैसे भेज रहा है उसी को हम क्या बोल देते हैं? रिमिटांसेस बोल देते हैं, बहुत सिंपल शब्दों में। तो टॉप रेसिपिएंट्स कौन सा है, मतलब प्राप्तकर्ता देश कौन सा है रिमिटांसेस के मामले में? तो रिमिटांसेस के मामले में इंडिया टॉप करता है। सबसे ज़्यादा रिमिटांसेस कहाँ आते हैं? इंडिया में, फिर मैक्सिको में, फिर चाइना में, फिर फिलीपींस में, फिर पाकिस्तान में। ये फिलीपींस लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिमिटांसेस कहाँ पे आए 2023 में? इंडिया में, फिर गए मैक्सिको में, फिर चाइना में वापस आ गए। इंडिया, मैक्सिको, चाइना, फिर फिलीपींस यहाँ आ गए और फिर पाकिस्तान, फिर यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मैपिंग भी कर ली। आपको याद हो गया कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे आए? इंडिया में, सेकंड नंबर पे मैक्सिको में। अब देखिए इसमें एक चीज़ और याद रखना कि माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट किस चीज़ को पब्लिश करती है? तो रिमिटांसेस से रिलेटेड आंकड़े पब्लिश करती है। ठीक है, प्रेषण प्रवाह इसको हिंदी में बोलते हैं। तो आगे चलते हैं। इसके अलावा देखिए इस रिपोर्ट में एक बात और कही गई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस माध्यम से सबसे ज़्यादा पैसे ट्रांसफर किए गए, रिमिटांसेज आया। तो बैंकिंग के थ्रू सबसे ज़्यादा रिमिटांसेज आया 12%, फिर उसके बाद डाकघर के थ्रू, फिर मनी ट्रांसफर ऑपरेटर के थ्रू, फिर मोबाइल ऑपरेटर के थ्रू। तो ये याद रखना है, अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा ट्रांसफर कहाँ पे हुआ? बैंकिंग के थ्रू हुआ, फिर डाकघर के थ्रू, फिर मनी ट्रांसफर, फिर मोबाइल ऑपरेटर। देखिए जो भी बुक में आंकड़ा दिया गया है वो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है कि एग्जाम में क्वेश्चन आए और गलत ना हो। तो ये सीक्वेंस हमें याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? अंकटैड निकालता है। यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अंकटैड ये आंकड़ा निकालती है। ये बताती है कि एफडीआई का इनफ्लो और आउटफ्लो से रिलेटेड। ठीक है, एफडीआई कितना इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ। एफडीआई मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एफडीआई के बारे में पता होगा। मैं कई बार बता चुका हूं कि नॉन डेट क्रिएटिंग असेट होती है। ये टर्म इससे रिलेटेड याद रखना, नॉन डेट। ये किसी भी कंट्री पे डायरेक्टली कोई डेट क्रिएट नहीं करता है। जब भी एफडीआई किसी कंट्री में आता है, डोमेस्टिक कंट्री में, तो वो डेट क्रिएट नहीं करता है उस कंट्री पे, ठीक है ना, ऋणी नहीं हो जाता वो कंट्री। तो इसमें बेसिकली आंकड़ा किया जाता है कि कितना इनफ्लो हुआ एफडीआई का और उस कंट्री से कितना आउटफ्लो गया, ठीक है। तो ये दोनों आंकड़े पब्लिश किए हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इनफ्लो के बारे में। तो इंडिया में कितना एफडीआई आया, तो उससे रिलेटेड आंकड़े में इंडिया की रैंक है 15th वर्ल्ड में, कि इंडिया में 15th नंबर पे एफडीआई आया। और सबसे ज्यादा एफडीआई कहां पे आया? यूएसए में आया, सेकंड चाइना पे आया, थर्ड सिंगापुर पे आया, फोर्थ हांगकांग पे, फिफ्थ ब्राजील पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इनफ्लो मतलब किस कंट्री में सबसे ज्यादा एफडीआई आया। तो सबसे ज्यादा यूएसए में, फिर चाइना में, फिर सिंगापुर में, फिर हांगकांग में, फिर ब्राजील में। देखिए ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। और इंडिया की रैंक 15 है। अगर आउटफ्लो की बात करें कि इंडिया में एफडीआई इनफ्लो हो गया, अब इंडिया से बाहर कितना गया, तो वो आउटफ्लो है। तो आउटफ्लो में इंडिया की रैंक कितनी है? 20 है। तो इंडिया से आउटफ्लो एफडीआई कितना हुआ? तो उसमें टॉप कौन है? यूएसए ने ही टॉप किया, यहां पे यूएसए है। सेकंड नंबर पे जापान है, थर्ड पे चाइना है, फोर्थ पे स्विट्जरलैंड है, फिफ्थ पे हांगकांग है। तो देखिए इनफ्लो और आउटफ्लो में दोनों में यूएसए ने टॉप किया। सेकंड रैंक चेंज हुई है कि एफडीआई सेकंड नंबर पे इनफ्लो चाइना, आउटफ्लो मतलब जापान, ठीक है। थर्ड नंबर पे इनफ्लो में सिंगापुर है, चौथे नंबर पे चाइना है। तो चाइना यहां से यहां शिफ्ट हो गया। देखिए आंकड़े याद रखने हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जो चीजें याद रखनी है वो रखनी है, तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अब इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन ये भी उस बुक में लिखा हुआ था कि सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता क्षेत्र कौन सा है, लार्जेस्ट रेसिपिएंट कौन सा है एफडीआई के मामले में। तो एशिया। एक बार यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था कि सबसे बड़ा पीसफुल रीजन कौन सा है एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब ये पूछ लेगा सबसे ज्यादा एफडीआई किस रीजन में आता है, तो एशिया में आता है। और इसका टाइटल भी आप याद रख लेना इस रिपोर्ट का, बस इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड डिजिटल गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमने देखो ये यूएसए, चाइना, सिंगापुर, टॉप 3 तो एटलीस्ट याद रख लेना। इधर यूएसए, चाइना, जापान, इंडिया की रैंक 15 और 20 आपको मुझे उम्मीद करता हूं कि याद हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट 2024। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है। इसने भी बहुत सारे ग्रोथ के आंकड़े प्रस्तुत किए। तो आपको इंडिया का 2024 का आंकड़ा 6.6, 25 का आंकड़ा 6.7, वर्ल्ड का 2.6, 2.7 के आसपास घूम रहा है, इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यह है कि वर्ल्ड बैंक निकालता है, ये याद रखेंगे। आगे चलते हैं। जिग, अगर पूछा जाए रिसेंटली जिग न्यूज में आया, ये क्या है? ये जिम्बाब्वे की
गोल्ड बैक्ड करेंसी है, जिम्बाब्वे की गोल्ड बैक करेंसी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, जिम्बाब्वे गोल्ड। अब जिम्बाब्वे ने गोल्ड बैक करेंसी क्यों निकाली, क्योंकि जिम्बाब्वे में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया है। मतलब आपको अगर एक दूध की थैली भी खरीद के लेके आनी है तो बोरी भर के नोट लेके जाने पड़ते हैं दूध की थैली खरीद के लाने के लिए। तो इसका मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन हो गया है और वहाँ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी है। तो इन चीज़ों को सुधारने के लिए गोल्ड बैक करेंसी जिम्बाब्वे ने लॉन्च की है। क्लियर, याद रखेंगे जिम्बाब्वे। अच्छा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे क्या लैंडलॉक कंट्री है? कमेंट करके बताना कि जिम्बाब्वे क्या लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, आगे चलते हैं ग्लोबल, और देखिए इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। आगे चलते हैं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024। अब ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 किसने निकाला, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड डेटा, तो एक थिंक टैंक है एम्बर, उसने निकाला। ठीक है, अब ये बताता है कि पावर का क्या लैंडस्केप है, मतलब पावर से रिलेटेड आंकड़े ये प्रस्तुत करता है। तो हमें, हमारे लिए ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस के प्रोस्पेक्टिव से। सबसे पहले बात करते हैं 2023 में सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक कितनी है, 3rd है। विंड एनर्जी प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक कितनी है, 5th है। और अगर मैं बात करता हूं कंजम्पशन पर पर्सन में कितनी रैंक है, 10th है। मतलब जितनी एनर्जी हम पर पर्सन, पर बंदा कंज्यूम करता है, उससे रिलेटेड इंडिया की रैंक कितनी है, 10th है। ठीक है, अब देखिए सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में टॉप कौन है, सबसे ज़्यादा कहाँ सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो चाइना में, 2nd यूएसए, 3rd इंडिया, 4th जापान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा कि इंडिया ने रिसेंटली सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में 3rd रैंक प्राप्त की है, और किसको पीछे किया है, तो जापान को पीछे किया है। ठीक है, चाइना फर्स्ट है, याद रखना, यूएसए फर्स्ट नहीं है। फिर विंड एनर्जी के प्रोडक्शन में चाइना फर्स्ट है, यूएसए 2nd है, 3rd पे जर्मनी है, 4th पे ब्राजील है, 5th पे इंडिया है। तो सोलर में इंडिया 3rd है, विंड में इंडिया क्या है, 5th है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब कंजम्पशन के मामले में तो रैंक मैंने आपको क्या बताई, कंजम्पशन पर पर्सन कंजम्पशन के मामले में इंडिया की 10th रैंक है। तो सबसे ज्यादा कंज्यूम कौन करता है, कनाडा कंज्यूम करता है एनर्जी को। मतलब पर पर्सन की बात हो रही है यहां पे, ओवरऑल बात नहीं हो रही, पर पर्सन एक बंदा मैक्सिमम कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, तो कनाडा सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, फिर यूएसए है, फिर साउथ कोरिया है। ठीक है, इंडिया की रैंक कितनी है, 3rd है। इसे थोड़ा याद रख लेना, थोड़ा अच्छा आंकड़ा है कि कनाडा फर्स्ट है, लगेगा नहीं तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा देखिए बुक में ये भी लिखा हुआ था कि इंडिया में कितनी एनर्जी कंज्यूम की जाती है पर पर्सन, 1.5 मेगावाट, 1.4 मेगावाट। ठीक है, और वर्ल्ड में 3.7 और कनाडा में 15.9। तो कनाडा में सबसे ज़्यादा हो गई, वर्ल्ड में 3.7 है, और वर्ल्ड से भी कम कंज्यूम इंडिया में की जाती है पर पर्सन 1.4 MWH। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी रिपोर्ट में यह कहा गया, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू जो कि एम्बर के द्वारा निकाली जाती है, कि कोल से एनर्जी प्रोड्यूस कितनी करता है, मतलब इंडिया की रैंक कितनी है कोल से एनर्जी प्रोड्यूस करने में। तो एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं, तो 2nd रैंक है। फर्स्ट पे कौन है, चाइना, कोल से प्रोड्यूस करता है सबसे ज्यादा, इंडिया 2nd पे, यूएसए 3rd पे। इसके अलावा CO2 एमिशन में इंडिया की रैंक कितनी है, एनर्जी के प्रोडक्शन में जो CO2 एमिशन होता है उसमें इंडिया की रैंक 3rd है, चाइना फर्स्ट, यूएसए इंडिया। तो आपने एक चीज नोटिस की कि यूएसए किसी में फर्स्ट नहीं है, ना सोलर में ना विंड में। ठीक है, न कोल के प्रोडक्शन में भी यूएसए फर्स्ट नहीं है, ना CO2 एमिशन में। तो हमें ऐसे याद रखना है कि यूएसए तो 2nd पे कहीं आसपास घूम रहा है, फर्स्ट पे कहीं नहीं है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। क्लियर, आगे चलते हैं। इसके अलावा इसमें एक आंकड़ा और दिया गया था, तो देखिए आपने ये तरीका देखो, ऐसे करके रिप्रेजेंट करना सीखो, नोट्स ऐसे बनेंगे तो पढ़ने का मन करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें एक आंकड़ा और प्रस्तुत किया गया कि 2000 में हम रिन्यूएबल एनर्जी से 19% मतलब हमारे यहाँ जो टोटल एनर्जी प्रोडक्शन होता था उसका 19% हम रिन्यूएबल एनर्जी से करते थे, और 2023 में ये क्या हो गया, 30% हो गया। क्या, 30% हो गया। इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारी जो एनर्जी की बास्केट है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का रोल बहुत ज़्यादा हो गया है, स्पेशली सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का। क्लियर, आगे चलते हैं। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा। आगे चलते हैं। वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट 2024, ये कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है। कौन, इंपॉर्टेंट है, पूछ ले कि वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है। बेसिकली इसमें क्या बात की जाती है कि किसी भी कंट्री में कितनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, मतलब कितने आर्थिक अवसर दिए जाते हैं वुमेन्स को बिजनेस करने के लिए, और उससे रिलेटेड उस कंट्री ने कैसे कैसे लॉ बनाए हैं उनको मीजर करती है ये रिपोर्ट। बेसिकली इसके 10 पैरामीटर हैं, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं कि वुमेन की सेफ्टी से रिलेटेड क्या क्या लॉ हैं, चाइल्ड केयर से रिलेटेड क्या क्या लॉ हैं, वुमेन की मैरिज से रिलेटेड क्या क्या लॉ हैं, सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड क्या क्या लॉ हैं, तो इन सबको मीजर करते हुए वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट निकाली जाती है। ठीक है, इसके 2 वर्जन आ चुके हैं, 1.0
0 है, एक 2.0 है। तो 2.0 में ये दोनों आंकड़े नए ऐड किए गए थे, बाकी 8 थे, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये याद रखना 2.0 में सेफ्टी एंड चाइल्ड केयर नए ऐड किए गए हैं। क्लियर। अब इसका स्कोर आता है, तो स्कोर के मामले में टॉप किया बेल्जियम ने, सबसे बेकार रहा वेस्ट बैंक और गाजा। और मैं उम्मीद करता हूं कि वेस्ट बैंक और गाजा का नाम तो आप लोगों ने किसी न किसी कारण से न्यूज में कई बार सुन लिया होगा। इजराइल की जो लड़ाई चल रही है हमास से, वो गाजा पट्टी पे चल रही है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और आपको बताता हूं, हो सकता है कई लोगों को नहीं पता होगा, फतेह जानते हो क्या है? फतेह एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेस्ट बैंक में रूल करती है, ठीक है। क्या? वेस्ट बैंक में रूल करती है, और गाजा में हमास रूल करता है, और वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर की जा चुकी है, और इजराइल से उसी की लड़ाई चल रही है गाजा पट्टी में। क्लियर। अब आप ये बताएंगे क्या वेस्ट बैंक मेडिटेरियन सी से टच करता है? ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है तो आप उसको नोट डाउन कर लेना। क्लियर। हो सकता है फतेह जिसको पता है एक बार कमेंट करके बताना किस किस को पता था। आगे चलते हैं। बेल्जियम ने टॉप किया है वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट में, और वेस्ट बैंक एंड गाजा सबसे बॉटम पर पे है। इंडिया का स्कोर कितना रहा? 60 रहा। नेपाल ने साउथ एशिया में टॉप किया है 80.6। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेपाल से रिलेटेड न्यूज है, बिल्कुल रट लो उसको, ठीक है। 1 पॉइंट, अगर यही वोमेन वाली रिपोर्ट में 1.0 में 74.4 स्कोर था, 2.0 में 60 स्कोर है, ये मैंने जैसे आपको दिखाया। तो हमें बस ये याद रखना है कि 10 पैरामीटर्स हैं, 2 पैरामीटर्स 2.0 में नए ऐड किए गए, सेफ्टी एंड चाइल्ड केयर से रिलेटेड, ठीक है। कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक ये रिपोर्ट निकालता है। आगे चलते हैं। अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी। अब ये क्या है? ये अलायंस कब लॉन्च की गई? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस में मीटिंग होती है, आप लोगों को पता होगा, दावोस स्विट्जरलैंड का एक शहर है, ठीक है। वहां पे मीटिंग हुई फेब में। इस मीटिंग की थीम क्या थी? रीबिल्डिंग ट्रस्ट। याद रखना, इस मीटिंग में ये लॉन्च किया गया अलायंस फॉर ग्लोबल गुड एंड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी। और किसने लॉन्च किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इंडिया ने, और भी अदर ऑर्गेनाइजेशन थी। इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, और भी ऑर्गेनाइजेशन इसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। इसका एक लोगो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। तो आपको यह बताना है कि इंडिया फेब में उस समय कौन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर थी इंडिया की, उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। उन्हीं के द्वारा इस लोगों का मतलब संचालन किया गया, उसको दिखाया गया, ठीक है। वो लोगो क्या था? ई, मतलब ई, लोगो में क्या था? ई वर्ड लिखा हुआ था। इस ई का मतलब क्या था? इक्विटी एंड इक्वलिटी, मतलब समता और समानता। इक्विटी समता और इक्वलिटी समानता, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट लेना। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कोई भी रिपोर्ट हो वो आपको याद करनी है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। एक बार मुझे याद है, ग्लोबल रीसेट इनिशिएटिव, ये यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था, और ये शायद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ही पहल है। कमेंट करके बताना क्या मैं सही बता रहा हूं। ग्लोबल रीसेट इनिशिएटिव किसकी पहल थी? कोविड के टाइम पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब देखिए, इसमें बेसिकली क्या बात की गई कि वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है ना, बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। इसकी वजह से डिसरप्शन हो रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या बिग डेटा एनालिटिक्स है, रोबोटिक्स है, तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है, इनस्टेबिलिटी आ रही है। तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट जिस पेस से हो रहा है उस पेस से ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रहा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि डिसरप्शन हो रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो बेसिकली ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ने यह कहा कि वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी की वजह से डिसरप्शन हो रहा है, ये एक रिस्क है। इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, ये एक रिस्क है। ग्लोबल वार्मिंग, ये एक रिस्क है। तो इन पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए ये कहा वर्ल्ड ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ने कि अगले 2 सालों में, नेक्स्ट 2 सालों में कई कंट्रीज में इलेक्शन है। जैसे कि आप देखोगे यूएसओ में भी इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। ट्रंप जी फिर जीत के आए हैं, कमला हैरिस हार गई हैं, बट आप देखोगे वोटिंग में ज़्यादा मार्जिन नहीं है, ठीक है। तो इलेक्शन होने, इंडोनेशिया में इलेक्शन होने वाले हैं, इंडिया में भी हुए ही हैं थे, ठीक है ना। तो मेजर इकोनॉमी में इलेक्शन होने वाले हैं। तो नेक्स्ट 2 ईयर में क्या होगा? जब भी इलेक्शंस होते हैं तो सबसे तेज क्या फैलती है? मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार मणिपुर इशू पे बोला भी था कि मिस इन्फॉर्मेशन ट्रेवल फास्टर देन इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जोखिम नेक्स्ट 2 सालों में क्या होगा? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मिस इन्फॉर्मेशन, ये सबसे बड़ा जोखिम होगा। क्यों? इसकी वजह से क्या होगा? इनस्टेबिलिटी आएगी और डेमोक्रेसी डिरेल
हो जाएगी, डेमोक्रेसी में डिसऑर्डर आ जाएगा। क्लियर, डेमोक्रेटिक वैल्यूज डाइल्यूट हो जाएंगी और सब अपने अपने स्वार्थ के लिए चीजें करेंगे। ठीक है, और इसी रिपोर्ट में ये कहा गया कि अगले 10 सालों में, नेक्स्ट 10 ईयर्स में अगर कोई सबसे बड़ी रिस्क है तो मौसम में परिवर्तन, मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो सबसे बड़ा जोखिम है। तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि नेक्स्ट 10 सालों में सबसे बड़ा जोखिम क्या है, तो आपको तब मिस इन्फॉर्मेशन टिक नहीं करना है, तब क्या टिक करना है, मौसम में परिवर्तन। अगर 2 सालों में पूछा जाए तो मिस इन्फॉर्मेशन। ये रिपोर्ट निकालता कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने पेज नंबर 114 से 119 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। और जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए, यूपीपीसीएस एवरग्रीन टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल, यहां से आप डाउनलोड कर लेना। इस टेलीग्राम चैनल को मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, यहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।